आप लोगों से सवाल पूछूं बिल्कुल शुरुआत में ही कि कथित वोट चोरी के पूरे नैरेटिव की शुरुआत किस चुनाव के नतीजों के बाद हुई? किस चुनाव के नतीजे के बाद अचानक ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना जो है वो छोड़कर निशाने पर वोटर लिस्ट आ गई? तो आप जवाब देंगे 2024 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा में जनता ने विपक्ष को करारी हार दी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या में इजाफे का अर्ध सत्य जो था उस पर हार का दोष मढ़ दिया। मामला कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंचा और मामला जाना भी चाहिए था। मान लीजिए ऐसे कुछ अगर गंभीर प्रश्न उठते हैं तो उस पर जवाब खुलकर मिलने चाहिए और अंत तक उस चीज को पहुंचना चाहिए। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। अब सवाल है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा कौन सा आदेश दिया था जिसमें दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया? 25 जून 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को समय बर्बाद करने वाली याचिका कहकर खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि हमें इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि इस रिट याचिका को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना चाहिए। तदनुसार इसे खारिज किया भी जाता है। इस याचिका की सुनवाई में हमारी तत्काल वाद सूची को छोड़कर लगभग पूरा दिन लग गया है और इस कारण से याचिका निश्चित रूप से जुर्माने के साथ खारिज करने योग्य है। हालांकि हम ऐसा करने से बचते हैं, कोट अनकोट। जिस महाराष्ट्र के नतीजों के आधार पर कथित वोट चोरी का पूरा आरोप पत्र तैयार किया गया, उस आधार को ही कोर्ट ने निराधार बता दिया। लेकिन विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब से कुछ देर पहले वहां बिहार में इसी वोट अधिकार यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर और यहां मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाई हुई दिख रही है। लेकिन कोर्ट को ना माने ऐसा कैसे कोई कह सकता है? शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो हमें मंजूर नहीं। सबको मालूम है कि महाराष्ट्र का चुनाव किस प्रकार से हाईजैक किया गया है, किस प्रकार से 5 बजे के बाद हजारों वोटर्स बूथ पर आ गए हैं। ये खुद संजय राउत कह रहे हैं। हमें स्वीकार नहीं, यानी विपक्ष को मुद्दा कोर्ट में पहुंचाना भी है और अगर वहां मनमाफिक नतीजा या कंक्लूजन ना आए तो हम नहीं मानेंगे। चुनाव आयोग पर बहस संसद में हो नहीं सकती, ये विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि हमने खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बात की थी और ये सवाल पूछा था कि एसआईआर पर आप क्यों बातचीत करने से और ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लग रहा है उस पर बातचीत करने से क्यों संसद में कतरा रहे हैं? मैं संसद में एसआईआर पर बहस करवाने के लिए सरकार को मना लूंगा, ये चिराग पासवान ने कहा था, अगर राहुल गांधी सिर्फ ये बता दे कि जवाब कौन सा मंत्री देगा संसद में। कौन पक्ष लेकर यहां चुनाव आयोग का अपनी बात रखेगा? फिर कहेंगे कि वकालत कर रहा है सरकार का ये आदमी। फिर भी विपक्ष का एक ही कथन है, जो हम कहे वो सही। और ऐसे में सवाल है कि विपक्ष बार बार गलत तथ्यों को दोहराकर क्या हासिल करना चाहता है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। बार बार दोहराने पर जब इसी तरह का प्रकरण होता है तो महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है। महाभारत की लड़ाई में जब गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पांडव असमर्थ हो रहे थे तो भगवान कृष्ण ने प्लान बनाया। उन्होंने भीम से कहा कि अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दो और अपने लोगों से यह खबर फैलाने के लिए कहा। भीम ने अश्वत्थामा को मारा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था और द्रोणाचार्य जानते थे कि अश्वत्थामा को अमर रहने का वरदान है। लेकिन हर मुख से एक ही बात जब वो सुन रहे थे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य भी इस बात को सुनकर अमरता के वरदान पर भी शक जाहिर करने लगे और इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया?
युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन कृष्ण के कहने पर उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। वो हाथी था या इंसान ये नहीं मालूम। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मारा गया सुनते हैं और सुनते ही व्याकुल हो जाते हैं। आगे का शब्द कृष्ण के शंख की आवाज में वो सुन नहीं पाते, और उसी वक्त जो धृष्टद्युम्न है वो द्रोणाचार्य का गला काट देते हैं। और वो महाभारत का युद्ध था। द्रोणाचार्य विद्वान थे, लेकिन वो भी बार बार दोहराए जा रहे अर्ध सत्य को सच मान रहे थे। और आज के हालात पर आ जाइए, सच कुछ भी हो, लेकिन कथित वोट चोरी को लेकर अगर बार बार यही कहा जाएगा कि वोट चोरी, त्रुटियां, गलतियां, गड़बड़ियां, वोट चोरी, इतना हल्ला किया जाएगा तो क्या होगा? एक समझदार आम वोटर क्या सोचेगा कि हर इंसान की वोट चोरी हो रही है, और इसको आम इंसान तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? आप वो भी सुन लीजिए। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। सुना आपने? बिहार में कथित वोट चोरी को गरीबों के राशन और पेंशन से जोड़ दिया। गरीब मासूम लोगों को यह डर दिखाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपका पेंशन और राशन तक रुक जाएगा। जबकि सच जानते हैं आप क्या है? राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल या पानी का बिल या इनकम सर्टिफिकेट जैसे कागजों में से कोई एक चाहिए होता है, नॉट जस्ट वोटर आईडी। और अगर आपका नाम राशन कार्ड में पहले से दर्ज है तो आधार कार्ड रहने पर वो नाम हट नहीं सकता। उसी तरह वृद्धावस्था जो पेंशन है उसके लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स का विकल्प होता है। मतदाता पहचान पत्र उनमें से सिर्फ एक विकल्प है। अब सवाल यह है कि कथित वोट चोरी के आरोप लगाकर आखिर विपक्ष जिस तरह जनता में संवैधानिक संस्थाओं के लिए भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्या यह कोशिश सफल हो रही है? या जनता इतनी जागरूक है कि वो जानती है सच क्या है और झूठ क्या है, और अर्ध सत्य क्या है, पूर्ण सत्य क्या है? इसीलिए आज कुछ सवालों की गूंज बेहद जरूरी है। और सवाल नंबर 1 जो जहन में आता है वो ये कि क्या कथित वोट चोरी का जो मुद्दा है वो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए अब पेंशन राशन खोने का डर दिखाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाना क्या हताशा नहीं दिखाता है? महाराष्ट्र में कई फर्जी दावों पर माफी मांगी जा रही है। क्या इन्हीं दावों के आधार पर वोट चोरी का नैरेटिव रचा गया था? अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिव है तो आप जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं। मैं शुरू कर रही हूं गूंज।